नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक सभी लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपके हिंदी में पद खंड और गद्य खंड मिलाकर देखा जाए तो 24 को टोटल चैप्टर है और 24 को चैप्टर का हम 4 को वीडियो आपको रिकॉर्डेड देंगे और चारों वीडियो को बहुत अच्छे से देखकर आपको रिवाइज करना है और कॉपी पर सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख लेना है। बस मात्र इतना ही आपको 2 नंबर वाला 5 नंबर का तैयारी करना है, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न आपको बताएंगे और परीक्षा में 100% लड़ने वाला प्रश्न बताएंगे। आप सभी को पता होगा या फिर आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम यूट्यूब पर वीडियो बताते हैं, मतलब कि रिकॉर्डेड वीडियो या फिर लाइव आकर बहुत कम बताते हैं, लेकिन जो बताते हैं पेपर में हूबहू आ जाता है। इसलिए इसको अच्छे से डाउनलोड कर लेना और कॉपी में जरूर लिख लेना, ठीक है। और चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? मतलब कि किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने का मतलब होता है कि अगर किसी क्षेत्र में आपको सफलता पाना है तो क्या करना चाहिए। जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने अपने दलित समाज को मतलब दलित समाज से लड़कर सबको समान अधिकार देने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब कि अपने सफलता को पाने के लिए उन्होंने क्या किया, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो ठीक वैसे ही इनका क्या कहना है कि किसी भी चीज को, किसी भी पद को या फिर किसी भी चीज को पाना है तो आपको क्या करना चाहिए, तो वही ये बताना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने या कुशल और सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य को सक्षम बनाना आप चाहते हैं, उसे अपने मंजिल पर ले जाना चाहते हैं, तो पहले आप उस मनुष्य को कुछ ऐसे बनाकर छोड़िए जिससे कि वो अपना काम आगे का स्वयं कर ले। जैसे कि मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको बना दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा और आगे कहूंगा कि अब ऐसे ही देख देकर और इसी टाइप का सब क्वेश्चन आपको बनाना है। तो मेरा मतलब ये हुआ कि मैंने आपको मतलब ना तरीका बता दिया, क्वेश्चन बता दिया, टाइप बता दिया। अब आपको आगे का पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आपका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा का श्रम विभाजन को मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचित के साथ केवल विवस्थावश करते हैं, जिससे मनुष्य में टालू काम और कम काम करने की प्रवृत्ति आ जाती है और ऐसे में इंसान के अंदर आलस हो जाता है और आलस के कारण दोस्तों दुनिया का हर काम ठप पड़ जाता है। तो इसे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के आवश्यक है? बताइए, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है क्या? तो कुशल व्यक्ति या सक्षम समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव निजी या क्षमता या योग्यता के आधार पर कर सके। मतलब कि अभी पिछले जैसा कोई आंसर जैसा मैच कर रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा नंबर का ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, आपको लास्ट में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको करा देंगे, ठीक है ना। पद खंड से बहुत कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर वाले पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल इधर से ही सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, मानव मुक्ति के पुरोधा एवं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है।
जाति प्रथा श्रमिकों को उच्च और नीच में बांट देती है। जाति प्रथा पेशा चयन की स्वतंत्रता का गला घोंट देती है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा दोषपूर्ण है। यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि लोग रुचि के साथ काम नहीं करते हैं। यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। इसलिए दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, है ना, इस पाठ में आर्थिक मतलब ना पहलू से भी खतरनाक किसे माना है, तो जाति प्रथा को माना है। ठीक है ना, सबसे हानिकारक हम किसे माना है, तो उन्होंने जाति प्रथा को माना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर का मानना है कि सच्चा लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, अर्थात एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वो सबको समान अधिकार देना चाहते थे और दिए भी हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से आप सब लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशील होनी चाहिए? लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशील होनी चाहिए? तो लेखक भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों इस बार पक्का आएगा 2026 में, एकदम इसको रट जाइएगा आप लोग। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? जो मदन था वो हक्का बक्का क्यों रह गया? अब दोस्तों इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने और दो दो दांत तोड़ने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से लगा लेते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है, मदन जो था ना वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, और जो सेन साहब का बेटा था कासू, वो कभी न कभी झूठ बात बोल बोलकर अपने पिताजी से मदन के पिताजी से डांट खिलवाता था, मार खिलवाता था। क्योंकि मदन के पिता सेन साहब के यहाँ किराने का काम करते थे, तो सेन साहब का भी एक लड़का था और गिरधर लाल जी का भी एक लड़का था। तो ये लोग गरीब थे, वो लोग अमीर थे। तो डेली का डेली वो मतलब ना इसके घर में ओरहन आता था, डेली का डेली मतलब ना कंप्लेन आता था, और गिरधर लाल जी अपने बेटा मदन को मारते थे। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, जो मदन बहुत ना बुरी तरह से सेन साहब के बेटे को पीटा था, इतना पीटा था कि मारते मारते दांत तोड़ दिया था। उस दिन दोस्तों बहादुर अपने आप को सरेंडर कर दिया अपने पिताजी के सामने कि पिताजी तो आज तो बहुत ज्यादा मारेंगे, क्योंकि आज तो हम सच में बहादुर मदन को मारा है और बहुत बुरी तरह से मारा है। लेकिन उस दिन वो उन्हें मारे नहीं बल्कि गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया, इसलिए वो हक्का बक्का रह गया। ये अचानक से ना क्या हो गया, मारने के बजाय पिताजी हमको अपने गले लगा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर वही लिखा गया है कि रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने और दो दो दांत तोड़ने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से लगा लेता है। मदन को डर था कि आज मार और दिनों से बुरी होगी, लेकिन गिरधर लाल बेपरवाही, उल्लास और गर्व से मदन को हाथों से उठा लिया। मदन अपने पिता गिरघर
गिरधर के व्यवहार में आए इस परिवर्तन के कारण ही हक्का बक्का रह गया कि ये अचानक से ना क्या हो गया पिताजी को जो मारने के बजाय में गले लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका 8वां नंबर है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है? 20 के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। कासू और मदन के बीच में झगड़े का कारण लट्टू खेल था। शाम के वक्त कासू बंगले के हालत की बंगलवाली गली में मदन पड़ोसियों की आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खेलता कूदता कासू वहां आ चुका था, आ जाता है। आदत से लाचार कासू बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। मदन लट्टू देने से मना कर देता है। कासू तैश में आ गया और वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। आदतन उसने आव न ताव देखा, मदन को एक घुस्सा रस्सी कर दिया, यानी कि मार दिया। यानी कि उसका आदत था अपने नौकरों को मारना, अपने बहनों को मारना, और वही आदत यहाँ पर आकर मदन के ऊपर कर दिया। मदन को आमना ताव देखा, एक घूसा मार दिया। अब मदन क्या किया वो आगे आप देखिए, है ना। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था, जब झट कासू पर टूट पड़ा, है ना। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहता है कि यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते और झोपड़ी और महल की लड़ाई है। आहत में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू सिर हो जाता है, कासू सिर हो जाता है। मतलब यही लड़ाई अगर उसके घर में होती तो वहां पर वो शेर होता। और कहते हैं ना कि कोई भी कुत्ता अपने घर में ही शेर होता है, बाहर नहीं होता है। तो वही हाल था कि कासू जो था वो अपने घर में ही शेर था, लेकिन जैसे ही बाहर निकला भौंका, मार कर 2-3 दांत तोड़ दिया ना। कौन? तो मदन। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, 9 नंबर। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा सेन दंपति का एकमात्र सबसे छोटा लड़का है जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। यह नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा का अभिभार वह तब जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद सेन दंपति को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद और था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह हर घर के नियमों का भी अपवाद था। कहने का मतलब है दोस्तों, जो खोखा था उसका जन्म तब हुआ जब पति पत्नी बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। सेन साहब की पत्नी को लगा था कि अब हमारी 5 बेटियां हो चुकी है, एक बेटा खोजत खोजत 5 बेटी का जन्म हो चुका है, अब हमें उम्मीद नहीं है कि हमको बेटा जन्म लेगा, इसलिए उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया था अब हमें बेटा जन्म होगा। लेकिन 5 बेटियों के बाद लास्ट में खोखा का जन्म होता है, इसलिए नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा ये दोस्तों होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो याद रखिएगा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं, क्योंकि भारत गांवों का देश है। इसके 80 से 90% जनता गांव में निवास करती है, इसलिए भारतीय आत्मा गांव में बसती है। यहाँ आज के भारत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या दूसरे शहरों की चमक बनावट होती है, जबकि ग्रामीण जीवन सादगी, त्याग और प्रेम पर आधारित होती है। अगर आपको चैन की नींद सोना है तो आपको गांव में आकर सोना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक तर्क संगत है? तो आंसर हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्राचीन काल में प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उस समय उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। उस समय मनुष्य के पास हथियार नहीं थे, वह नाखून से अस्त्र का काम कर ले वह नाखून ही अस्त्र का काम कर लेता था। अतः लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना तर्क संगत प्रतीत होता है, क्योंकि जिस समय मनुष्य जंगली अवस्था में रहता था उस समय उसके पास कोई भी कुल्हाड़ी, कोई भी लाठी उठी
या फिर तलवार, है ना, कुदारी उदारी, टांगे हथौड़ी कुछ नहीं था, बल्कि नाखून ही उनका हथियार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है? तो हम लोग लिखेंगे, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, ब्रह्म उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को पा लेना सफलता है, जबकि चरितार्थ लेखक के अनुसार मनुष्य के प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर यानी कि उसके अनुसार लिखे। नख बढ़ाना, नख बढ़ाना का मतलब होता है दोस्तों कि नाखून को बढ़ाना, नाखून को बढ़ाना और उसे काटना मनुष्य की किस सहजात वृत्तियां का प्रतीक है, कैसे आपको समझाना है। तो सहजात वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। मनुष्य नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है, जबकि उसे काटने की प्रवृत्ति मनुष्यता की निशानी है, क्योंकि मनुष्य चाहे जितना बार भी नाखून को क्यों न काट दे, नाखून कमबख्त इश्क ऐसा है जो कभी आपके शरीर से मिटने का नाम ही नहीं लेता है। नाखून काटो 2 दिन के बाद बढ़ जाएगा, 3 दिन के बाद बढ़ जाएगा, क्योंकि नाखून भी जानता है कि एक समय था जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी रक्षा के लिए हमें करता था, और आज मनुष्य हमें छोड़ दे रहा है, हमें अपने शरीर से हटाना चाहता है, लेकिन उसे भी पता है कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया ना। चलिए, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने किसने प्रस्तुत किया। तो याद रखिएगा, एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे अचानक पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर के लिए लेखक पहले से तैयार नहीं था, परंतु प्रश्न सुनकर सोच में पड़ गए। इसी चिंतन प्रक्रिया में निबंध अस्तित्व में आया दोस्तों। जब एक लेखक की छोटी लड़की थी, आई पूछी कि पप्पा नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब उसका जवाब उनके पास नहीं था, लेखक के पास, इसलिए वो निबंध के रूप में प्रस्तुत हो गया। ठीक है ना, उसके बारे में ऑलरेडी बताया गया। ठीक है, तो याद रखना आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि में के टाइप बने और इनमें पुस्तकें छपने लगी, तब से देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा, नेवाड़ी भाषा, मराठी भाषा, मैथिली भाषा, ये सब लिखी जाती है। तो देखिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी तथा इसकी जो विविध बोली है, जैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, जिसको हम लोग खसकुरा भी कहते हो, और वो नेवाड़ी भी है, और साथ में मराठी भाषा है, और साथ में आप संस्कृत भी ले सकते हो, मैथिली भी ले सकते हो, ये सब के सब देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। यानी कि दोस्तों, बहादुर पाठ में आप लोग पढ़े होंगे, बहादुर के ऊपर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस आरोप पर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत अच्छे से आप लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है कि बहादुर घर का नौकर था, इसलिए उन लोगों ने बहादुर को पर ये आरोप लगा दिया, क्योंकि ऐसा काम घर का नौकर ही कर सकता है। इसको आपको वर्णन करके लिख देना, मैं आपको समझा देता हूँ, बस हिंट कर देता हूँ, क्योंकि आपको मैं पाठ अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, अब देखिएगा दोस्तों, लेखक के घर आए रिश्तेदार ने सोचा कि इस घर में बहादुर नौकर है और वह बाहरी सदस्य है,
उस पर आरोप मतलब कि लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने सोचा कि इस घर में बहादुर नौकर है और वो बाहरी सदस्य है, उस पर आरोप लगाने से इस घटना को वास्तविक मान लेंगे। ईमानदार बहादुर को इस घटना पर अत्यंत क्षोभ होता है, उसकी आत्मा को बहुत कष्ट होता है कि लोग उसे झूठ के बदनाम किए, झूठों के आरोप लगाए। वह उदास रहने लगता है। इस घटना के बाद उससे दुर्व्यवहार बढ़ जाता है। लेखक का लड़का तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। अंततः बहादुर चोरी के आरोप के कारण लेखक का घर एक दिन छोड़ के चला जाता है। बहुत ही दोस्तों इमोशनल ये पार्ट है। इसका हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं तो चुटकियों में लिख लूंगा। आप कैसे लिखोगे आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो ये तो सबको पता है बहादुर क्यों अपने घर से भाग गया था, तो डिटेल में लिख दीजिएगा। बहादुर के पिता का निधन युद्ध में हो गया था। उनकी उसकी माँ उसका भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, उसकी गलतियों पर काफी पीटती थी। एक दिन भैंस की पिटाई का काल्पनिक अनुमान करके उसकी माँ ने एक डंडे से बहादुर की दुगुनी पिटाई की और उसको वही कहारता हुआ छोड़कर घर लौट गई। इससे बहादुर का मन माँ से फट गया, यानी कि भर गया कि मतलब कि माँ के प्रति कोई ममता न रहा है, इसलिए वो उसी दिन तय किया कि हम घर छोड़ देंगे और घर छोड़कर भाग गया। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर ना बहादुर थोड़ा लिख दीजिएगा आप लोग, बहादुर छूट गया है ना, लिख देता हूँ बहादुर। बहादुर यहाँ पर पहले लिखिएगा। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ? जब अचानक से ना लेखा का घर एक दिन छोड़कर बहादुर गया तो सबको पछतावा क्यों हुआ दोस्तों? तो बहादुर से सबको सुख मिलने लगा था। सबके सहूलियतें बढ़ गई थी। सभी स्वच्छ एवं स्वस्थ नजर आने लगे थे। जब तनाव मुक्त रखने में बहादुर की भूमिका बहुत प्रमुख थी। यानी कि बहादुर जब नौकर का काम कर रहा था घर मालिक है ना, तो सब सुख से रहते थे, चैन से रहते थे, स्वस्थ रहते थे, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन वह लगभग घर का सदस्य बन गया था। घर का जैसे नौकर नहीं था, वो घर का एक फैमिली का एक सदस्य बन गया था, है ना। वह सब कुछ सहकर काम करता था, कोई भी डांटता था ना आराम से सह लेता था, सब कुछ सहकर काम करता था। कोई सामान भी वहां नहीं चुरा कर ले गया, इसलिए उसकी कमी सबको रखने लगी, सभी को पछतावा करने लगा। यानी कि जिस दिन उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया, तो सब लोगों ने बहादुर को हिंद दृष्टि से देखने लगे, बहादुर को गाली देने लगे, मारने लगे। यहाँ तक जो लेखा का बड़ा लड़का था किशोर, वो तो इसे डंडा से पिटाई किया था। पिताजी तमाचा से मार दिए, है ना। माँ गालियां देती थी, मतलब सब कोई इसको मारता था। लेकिन जब रात में सिलवट इसके हाथ से छूटकर गिर गया, तो वो टूट गया सिलवट। तो बहादुर सोचा कि मैं पैसा नहीं चुराया था, हमारे ऊपर झूठों का चोरी का आरोप लगाया गया था, तो हमको इतना उन लोगों ने मारा, डांटा, गालियां दिया। अब तो मेरे हाथ से सिलवट टूट चुका है, अब ये लोग क्या करेंगे, हमारी जान ही ले लेंगे। उसी रात वो कुछ नहीं लिया, अपना एक सी कपड़ा पहना और उसी समय वो घर छोड़कर चला गया। जब सब लोगों ने सुबह सुबह उठा और देखा, उसके कमरे में तो वो नहीं था, बाकी सब सामान उसका था। तो सबको लगा कि यार हम लोग गलत फहमी में आकर उसे मार दिया, डांट दिया, गाली दिया, हम रिश्तेदारों पर विश्वास किए, जबकि बहादुर चोर नहीं था बल्कि एक ईमानदार नौकर था, घर का सदस्य जैसा था। बहुत पछतावा हुआ सबको कि अगर बहादुर सच में 11 रुपये चोरी किया होता, तो आज जब घर छोड़ कर गया तो 1000 रुपया का इसका पूरा सामान है, एक भी सामान नहीं लेकर गया। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार था। इसलिए सबको पछतावा होता है, सब कोई कहता है कि हम माफी मांग लेंगे अगर दोबारा बहादुर आ जाएगा तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है था? लेखक को क्यों लगता है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? तो आंसर लिखिएगा आप लोग,
लेखक के सभी और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। लेखक जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा। उनकी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाइयां तोड़ती थी, जबकि पत्नी निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। वापस आने पर उसकी पत्नी निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी और भाग्य को कोसते हुए अपने को अभागिन और दुखीन स्त्री मानने लगी। ऐसी परिस्थितियों में लेखक को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर है ना, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? अब ये है ना, ये क्वेश्चन अभी ने बताया ना, ये क्वेश्चन अभी बताया ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। ये दो क्वेश्चन 2 बार ना टाइपिंग हो गया है। ठीक है ना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, है ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये बहादुर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसे मिटाकर लिख देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिएगा आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है ना, यानी कि हम आपको बोले थे 1 से लेकर 6 तक बताएंगे, आपका सारा मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेखक ने वारेन हेस्टन से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों? तो इसका उत्तर लिखिएगा। वारेन हेस्टन जब भारत का गवर्नर जनरल था तब वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नमक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टन ने अपने भालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा पेशिश सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं की मांग की जाएगी और इस प्रकार वो स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला गला डाला और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। मतलब जो 172 दारिश नमक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था, वो दोस्तों वो क्या समझ कर दिए थे भारत का जनरल गवर्नर वारेन हेस्टन, और वो जिसको दिए तो वो क्या समझ कर उसको गला दिया, है ना। तो यही दोस्तों था इस क्वेश्चन का उत्तर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दूसरा नंबर, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। विश्व विद्वान मैक्स मुलर द्वारा रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक आलेख वस्तुत भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबंधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता विलक्षणता के साथ साथ प्राकृतिक संदर्भ पर प्रकाश डाला है। लेखक मैक्स मुलर इन्हीं प्रशिक्षु अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। लेखक की मान्यता है भारत की स्थिति आज जैसे से 100 वर्ष पहले जैसी थी आज भी वैसी है या वैसी हो सकती है यदि आप यानी कि प्रशिक्षु युवा अंग्रेज अधिकारी है ना, युवा अंग्रेज अधिकारी भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पर पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। जिस प्रकार सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद अब तक प्रचय देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी से बड़ी अनेक विजय प्राप्त किए हैं। ठीक है ना, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी थोड़ा सा इसमें और है। विश्व विख्यात मैक्स मुलर द्वारा भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहना अनुचित नहीं है। सिकंदर प्राचीन इतिहास के एक वीर ईरानी राजा थे जो अपनी प्रबल पराक्रम, अथक उत्साह, अदम्य महाकांक्षा के लिए माने जाते थे। प्रशिक्षु अधिकारियों को लेखक ने नया सिकंदर कहकर भारत का विजय एवं भारत की नई खोज करने को प्रेरित किया है। ठीक है,
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य 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 जगत को प्रमुख लाभ क्या हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, भारत से हमने क्या सीखे। निबंध द्वारा मैक्स मुलर ने भारतीय संपदा से पूरे विश्व को अवगत कराया है। संस्कृत भाषा की प्राचीनता, है ना, संस्कृत भाषा की प्राचीनता, उसकी उपयोगिता, भाषिक रचना, उसके महत्व पर पूर्ण रूपेण प्रकाश डालते हुए सम्यक चित्रण किया है। मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को बहुत लाभ मिला है। भारत के सभ्यता और संस्कृति की व्यापक जानकारी संस्कृत के माध्यम से ही संभव थी। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं ने इतिहास के ज्ञान को उसकी व्यापकता के साथ पूरे विश्व को अवगत कराया है। इससे पाश्चात्य जगत की धारणा भारत के प्रति बदल गई है और विस्तृत हो गई है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार हो गए हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य के भांति गले लगाया। मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया, जो पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने दोस्तों करके दिखाया। किसने? तो मैक्स मुलर ने दोस्तों करके दिखाया। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। भारत से हम क्या सीखे? भाषण द्वारा, ये हमारा भाषण है, ठीक है, ये भाषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें, है ना, छोटा मुंह बड़ी बात, है ना, छोटा मुंह बड़ी बात। तो याद रखिएगा, बहादुर शीर्षक कहानी हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा लिखी गई है। बहादुर एक गरीब नेपाली मूल लड़का था। वह लेखक के यहाँ नौकर के रूप में लाया गया था। वह एक हंसमुख और मेहनती था। बहादुर गरीब तो था किंतु ईमानदार था बहुत। वह नौकर था लेकिन कर्तव्यनिष्ठ और स्वाभिमानी था। बहादुर सामाजिक और आर्थिक स्थिति में मालिक के आगे बौना था, किंतु अपनी विश्वसनीयता, सच्चाई और ईमानदारी के बल पर लेखक को लघुता का अनुभव करने पर विवश कर देता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बहादुर कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है ना, छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्याख्या करें। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतुष्ट हो जाता। यानी कि जिस वक्त बहादुर लेखक का भी घर छोड़कर अचानक से चला गया, जब सब लोगों ने उसके कमरे में जाकर देखा कि कोई भी सामान अपना लेकर नहीं गया, मतलब कि वो बहुत ईमानदार था। हम लोगों को गलत फहमी हुई थी, जिसको हम लोगों ने उसको मारा, डांटा, गाली वाली दिया। तो वो लोग क्या बोल रहे थे, घर के सभी लोग बोल रहे थे कि काश बहादुर कुछ चुरा कर ले गया होता, 10,000 5,000 रुपया, ताकि ये जितना भी पाप हम लोगों ने किए हैं, उसके ऊपर ये जुर्म ढाए हैं बेवजह बिना गलती के, वो कट जाता, है ना। वो कहते थे खुद कि यार काश हम लोग ये पहले समझ गए होते कि बहादुर ईमानदार है, चोर नहीं है। ये रिश्तेदारों ने हमारे ऊपर मतलब कि ना काला पट्टी डाल दिया था हमारी आंखों पर, इसलिए इन्होंने विश्वास कर लिया। तो वही मतलब कि वो कहते हैं कि अगर वो चुरा कर ले गया होता तो हमें संतुष्ट हो जाता, सब कोई कहता है। प्रस्तुत पंक्तियां आजादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानी बहादुर से उद्धृत है। यह कहानी मध्य वर्ग में पलने वाले नौकर की दस्ताना सुनाती है। नौकर तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसके प्रति संवेदनशीलता कोई नहीं होता है। माँ बेटे दंडित करने लगते हैं बहादुर को। बेटा किशोर कहने लगा, अम्मा एक बार फिर अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच में ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। किशोर कहता है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतुष्ट हो जाता। निर्मला ममतावश रोने लगी। अब क्या हुआ, तो कहानी खत्म हो गया। बहादुर अपने लेखक का भी घर छोड़कर अचानक से ना चला गया दोस्तों। तो ये कहानी पढ़ने के बाद ना
बहुत इमोशनल आदमी हो जाता है। बहुत ये मतलब ना अच्छा कहानी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब दोस्तों हम लोग ना 7 से लेकर 12 तक हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।